सीन शुरू होता है आसमान से घड़घड़ाहट की आवाज। बिजली गिरती है, आसमान फट पड़ता है, जैसे खुद किस्मत किसी की ताकत से डर गई हो। पर वजह कोई तूफान नहीं, बल्कि एक इंसान है जो किसी को मुक्का मारते हुए हवा में उछल रहा है। कहानी सुनाने वाला बोलता है, फर्स्ट किंग। ये वो खिताब था जो उस आदमी को मिला जिसने पूरे जियांगहू को अपनी नंगी मुट्ठियों से हरा दिया था। वो एक ऐसा इंसान है जिसका नाम नहीं बल्कि उसका टाइटल ही उसकी पहचान है। फिस्ट किंग डैन वुसुंग। लड़ाई के बीच डैन को अचानक पेट में दर्द होता है। पुरानी चोट फिर से जाग उठती है। वो हल्का सा झुकता है, फिर सामने देखता है और बुदबुदाता है, मुझ पर हमला हुआ था एक रहस्यमयी गिरोह ने, और अब तभी कोई साए से बाहर आता है। डैन आंखें तरेरते हुए सोचता है, बस दो ही बचे हैं, दोनों ही काफी खतरनाक लग रहे हैं। आखिर ये है कौन? फिर वो धीरे से कहता है, चलो तुम्हारे आदमी को वापस कर देता हूं। और अगले ही पल वो लाश को फुटबॉल की तरह तिक मारता है सीधे उनकी तरफ। वो घायल आदमी चिल्लाता है, स्वॉर्ड डीमन, प्लीज हेल्प मी। और तभी उसका साथी अपनी तलवार निकालता है, एक झटके में उसी आदमी को दो टुकड़ों में काट देता है। डैन ये देखकर दंग रह जाता है। वो सोचता है, उसने अपने ही साथी को बिना झिझक मार डाला। ये लड़ता बहुत गंदा है। और ये तलवार पर बना सिंबल, ये तो डिमोनिक फैक्शन का है। वो घूरते हुए कहता है, तुम दोनों डिमोनिक फैक्शन से हो, है ना? तभी स्वॉर्ड डीमन बोलता है, मुझे प्रभावित किया तुमने फिस्ट किंग। इतनी देर तक टिके रहना कोई आसान बात नहीं। सच में तुम अपने खिताब के लायक हो। लेकिन डैन बिना डरे जवाब देता है, चुप रहो। डैन बोलता है, मैं तुम्हें सिर्फ 10 वारों में मार डालूंगा। यह देखकर स्वॉर्ड डीमन बोलता है, कितना घमंडी। देखते हैं तुम्हारा यह घमंड कितनी देर टिकता है। और फिर तलवार से हमला कर देता है। तलवार से बैंगनी ऊर्जा निकलकर डैन की तरफ जाती है, जहां डैन उसे चकमा दे देता है। फिर डैन अपनी मुट्ठी पर ऊर्जा इकट्ठा करके पेंच मारने के लिए बढ़ता है और सीधा एक पंच उस स्वॉर्ड डीमन के पेट पर मार देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकल आता है। स्वॉर्ड डीमन सोचता है, वो तेज है। तभी डैन बोलता है, पहला अटैक। और फिर वो दूसरा अटैक भी करने लगता है, फिर तीसरा। ऐसे करके सारे पंच मारने लगता है और मारते मारते सोचता है, अजीब, मेरे हमले उसके सबसे कमजोर हिस्सों को लगातार चूक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। तभी डैन ऊपर देखता है। दूसरा बंदा जादुई धागों से डैन के हाथों को लपेट लिया होता है। डैन सोचता है, वो कमीना कब आया वो? तभी स्वॉर्ड डीमन ये मौका देखकर झपटता है और अपनी तलवार डैन के सीने में घुसा देता है और बोलता है, ये फिस्ट किंग की हुकूमत का अंत है। तभी उसने देखा कि डैन अब तक मरता नहीं हुआ। वो घबरा जाता है। डैन हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है, पर स्वॉर्ड डीमन फिर से तलवार को दबा देता है, जो पहले से सीने में लगी हुई थी। तो डैन गिर जाता है। स्वॉर्ड डीमन बोलता है, तुम वाकई लड़ाई में अच्छे हो फिस्ट किंग। डैन जमीन पर गिरा हुआ होता है। तभी स्वॉर्ड डीमन के पास उसका साथी आता है और बोलता है, यह वाकई बहुत खतरनाक हो सकता था। फिर स्वॉर्ड डीमन बोलता है, किसी खास शख्स की बदौलत। तभी वो डैन के शरीर के पास जाता है, उसके सिर को छूते हुए बोलता है, अरे फिस्ट किंग, अगर तू मरने वाला है तो तुझे चाहिए आगे कुछ बोल पाता ही नहीं कि सीधा एक मुक्का उसके जबड़े पर पड़ता है, मुंह से खून निकल आता है। और फिर डैन बोलता है, 10वां। फिर डैन सोचता है, मेरी ताकत मेरे शरीर से जा रही है। लगता है यह है मेरे जीवन का अंत, फिस्ट किंग के रूप में। काश मैं उसे बस एक और बार मार पाता। कहानी सुनाने वाला बताता है, फिस्ट किंग डैन वुसुंग डिमोनिक फैक्शन के हाथों मरा हुआ पाया गया। सीन शिफ्ट होता है एक जगह जहां एक घर से जबरदस्त ऊर्जा निकल रही होती है। वहां स्क्रीन पर लिखा आता है,
इस बीच जियू हुआ माउंटेन, सुरक्षित ठिकाना दिखाया जाता है। कोई बोलता है, हे भगवान, क्या झटका है? हाँ मास्टर, ठीक तो हो? तभी सब कुछ सुनकर किसी की आंखें खुल रही होती हैं। धुंधला दिखाई देता है। वो जागते हुए देखता है कि कोई एक लड़की उसके पास खड़ी होकर बोल रही है, आप ठीक हैं? वो आदमी बोलता है, मैं कहाँ हूं? क्या किसी ने मेरा इलाज किया? फिर वो अपना बदन चेक करता है और सोचता है, मेरे शरीर पर कोई चोट नहीं है। फिर लड़की बोलती है, पहले यंग मास्टर, क्या आपको पानी चाहिए? वो आदमी हाँ कहता है और लड़की की बात सुनकर सोचता है, पहले युवा स्वामी, वो मुझे पहले युवा स्वामी क्यों बुला रही है? फिर पानी पीते हुए आईने में देखता है। जैसे ही आईने में देखता है, चौंक जाता है और पानी मुंह से बाहर छपक जाता है और चेहरे को छूते हुए सोचता है, किसने मेरे चेहरे पर यह नकाब रखा? फिर वो ठीक से चेक करके सोचता है, जहां नकाब आमतौर पर खत्म होता है, वहां कोई रेखा नहीं है। ये नकाब नहीं है। ये सारी हरकतें देखकर लड़की घबरा जाती है और बोलती है, मैं वैद्य को बुलाती हूं। वो डरते हुए दरवाजा बंद करते हुए सोचती है, वो आज खास तौर पर अजीब है। फिर वो बंदा सोचता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वे डिमोनिक फैक्शन वाले नहीं होंगे। अगर वो कुछ ऐसा कर सकते तो वे पहले ही जियांगहू पर काबिज हो चुके होते। तो फिर ये शख्स कौन है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। मैं इसे डैन ही बुलाऊंगा। फिर डैन को दिखाया जाता है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता। वो सोचता है, ये शरीर तो बिल्कुल बेकार है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई नाजुक हिरन का बच्चा हूं। सच में ये पूरी तरह कचरा है। फिर थोड़े समय के बाद दिखाया जाता है कि डैन के सामने कुछ फाइलें रखी हुई हैं। वो उन्हें देखता है और सोचता है, ये यूनहा मर्चेंट ग्रुप, मैंने ये नाम पहले सुना है। ये तो बड़ा तगड़ा व्यापारी ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना है, भले ही मेरा इन व्यापारी ग्रुप से कोई लेना देना ना हो। और ये रिसीवर इस शरीर का असली मालिक है, बड़ा बेटा ली जिन इयोन। सभी ये चिट्ठियां इसी के नाम हैं और ये सब बातें उसके बारे में हैं। फिर डैन उन चिट्ठियों को ध्यान से पढ़ता है। एक में लिखा होता है, मनी, जिनियॉन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। दूसरी में गैम्बलिंग, फर्स्ट यंग मास्टर, आप फिर कब मिलने आएंगे? और तीसरी में वुमेन फर्स्ट यंग मास्टर, जल्दी आइए ना, मैं आपका इंतजार कर रही हूं। ये सब देखकर डैन सोचता है, क्या लूजर है ये। इन चिट्ठियों से बस इतना ही पता चला। न ये कोई जादू है, न कोई मुखौटा। मेरे शरीर के अंदर कोई अजीब ऊर्जा भी महसूस नहीं हो रही। क्या ये पुनर्जन्म है? फिर वो थककर सिर पकड़ते हुए सोचता है, हाँ, लगता है मेरा दिमाग ही फिर गया है। तभी अचानक कोई भागता हुआ अंदर आता है। फर्स्ट मास्टर, यंग मास्टर, आप ठीक तो हैं? स्क्रीन पर लिखा आता है, गोंगसुन म्यंग ली जिन यॉन का फिजिशियन। डैन उसे देखकर सोचता है, ये साला है कौन? वो फिजिशियन चेक करते हुए बोलता है, मुझे बताया गया था कि आप ठीक नहीं हैं। आपको देखकर मैं कितना चिंतित था, आप जानते भी नहीं। फिर डैन शांत होकर बोलता है, आई एम फाइन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिजिशियन थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहता है, यह सुनकर अच्छा लगा। मैंने वही खाना तैयार किया है जो आप हमेशा खाते थे। ले आओ, चिकन सूप। डैन देखता है और सोचता है, ये सड़ा हुआ कमीना, हाँ, ये चिकन सूप वाला डिश, जिसे ड्रैगन और फीनिक्स सूप कहते हैं, स्वस्थ लोगों के लिए तो बढ़िया हो सकता है, लेकिन ली जिनॉन जैसे बीमार इंसान के लिए यह जहर के बराबर है। अब उसने मेरे नाड़ी भी छुप छुप कर जांचने की कोशिश की। वो जरूर सोच रहा था कि ली जिनॉन स्वस्थ क्यों दिख रहा है।
वो सांप जैसी चालाकी वाला है। वो फिजिशियन बोलता है, अगर तुम इसे रोज खाओगे तो ड्रैगन फीनिक्स मार्शल कंपटीशन में भाग लेने वाले नौजवानों जितना तंदुरुस्त हो जाओगे। तभी डैन बोलता है, रुको, ड्रैगन फीनिक्स मार्शल कंपटीशन अब तक कितने सालों से चल रहा है? फिजिशियन जवाब देता है, पक्का तो नहीं कह सकता, मुझे लगता है करीब 200 साल हुए होंगे। डैन कहता है, समझ गया, मुझे भूख भी नहीं है, तुम बस सूप वही रखकर चले जाओ। फिजिशियन घबराकर कहता है, पहले। डैन सख्ती से बोल देता है, जा, मैं फिर सोना चाहता हूं, फिर मत जगाना। फिर फिजिशियन को बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता है और सोचता है, अगर अभी तक लगभग टाइम है 200वीं ड्रैगन फीनिक्स मार्शल कंपटीशन का, तो इसका मतलब है कि मेरी मौत ज्यादा पुरानी नहीं हुई है। ये अच्छी बात है। डेमोनिक फैक्शन शायद अभी भी जिंदा होंगे, और वो सांप जैसा फिजिशियन भी। मैं ऐसे लोगों से घिरा हुआ हूं जिन्हें एक ठोकर की जरूरत है। चिंता मत करो सड़े हुए कमीनों, इस बार मैं आप सबको सिर्फ एक ही पंच से मार डालूंगा। सीन बदलता है। अब किचन जैसा माहौल है, जहां टेबल पर खाना सजा हुआ है। 2-3 मेड्स आपस में गपशप कर रही होती है। पहली मेड कहती है, वाह, आज फिर इतना सारा खा रहे हैं, पहले तो बस दलिया ही खाते थे ना। दूसरी बोलती है, हाँ, अब तो ऐसे खा रहे हैं जैसे कई दिनों से भूखे हों। तीसरी मेड बोलती है, लगता है अब टहलने से लौटने वाले हैं। तभी दरवाजा खुलता है, डैन अंदर आता है, एकदम हैंडसम, कॉन्फिडेंट लुक में, चाल में ठाठ और आंखों में वो पुरानी चमक। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, ओह, तो तुम लोगों ने नाश्ता पहले ही तैयार कर लिया, अच्छा किया। देखते हैं आज क्या बनाया है। अब से नाश्ता ऐसा ही सिंपल रखा करो, ठीक है? सारी मेड्स झुककर एक साथ कहती हैं, यस सर। तभी एक मेड धीरे से अपनी साथी से फुसफुसाकर कहती है, लगता है वो सच में अब ठीक हो गए हैं। दूसरी मेड भी सर हिलाकर कहती है, हाँ बिल्कुल, अब तो पहले से भी ज्यादा अलग लग रहे हैं। तभी बाहर से एक आवाज आती है, सर, आई एम गोंगसुन मियोंग। डैन शांत स्वर में बोलता है, कॉमी इन। दरवाजा खुलता है और माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो फिजिशियन कमरे में दाखिल होता है। डैन उसे देखकर हल्की सी मुस्कान देता है और मन में सोचता है, कितना बदतमीज है ये। फिजिशियन भी नकली हंसी के साथ बोलता है, सर। फिर डैन मन ही मन सोचता है, मुझे अब तक समझ नहीं आया, वो मेरे आगे इतना झुकता क्यों है। डैन हल्का मुस्कुराता है और मन में सोचता है, क्यों ना इस छोटे चूहे को जरा पकड़ कर देखूं। फिर डैन बोलता है, क्या बात है वैद्य गोंगसुन, ये क्या है? वैद्य थोड़ा घबराकर, क्या मतलब है आपका मालिक? मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। और फिर फिजिशियन ये बोलता है, खैर, आपकी कोई खबर नहीं मिली तो अकेलापन सहा नहीं गया, इसलिए चला आया। वैसे आपका चेहरा तो अब बिल्कुल बदल गया है। मैंने जो इतनी मेहनत की थी वो सब अब बेकार लग रही है। डैन ठंडी नजर से बोलता है, मेहनत? मतलब वो ड्रैगन फिनिक्स सूप से मुझे बहकाने की कोशिश? ये सुनते ही फिजिशियन थोड़ा घबरा जाता है और जल्दी से बोलता है, सर, लगता है कोई गलतफहमी हो गई है, वो सूप तो एक ताकत बढ़ाने वाला टॉनिक है। डैन व्यंग से बोलता है, अच्छा सच में? मुझे तो लगा वो जहर था। फिजिशियन पूरी तरह परेशान होकर बोलता है, क्या? सर, मैं गोंगसुन मियोंग हूं, आपका निजी फिजिशियन। अगर मैं यहां स्वागत योग्य नहीं हूं तो मैं चला जाता हूं। डैन शांत लेकिन सख्त लहजे में बोलता है, बिना बुलाए आए हो और अब बिना कहे जाने की बात कर रहे हो। यहां मालिक तुम हो या मैं? फिजिशियन घबराकर नीचे देखता है, कुछ बोल नहीं पाता। तभी डैन हल्का हंस देता है, मजाक कर रहा था। फिजिशियन बनावटी हंसी में बोलता है। डैन फिर कहता है, मुझे एक खत भेजना है, डेस्क से लिखने का सामान लाओ। फिजिशियन तुरंत बोलता है, जी अभी लाता हूं। डैन आगे बोलता है, मैं बोलूंगा तुम लिखना। फिजिशियन जवाब देता है,
जी सर, शुरू कीजिए। डैन बोलना शुरू करता है। सर, ली जिन इयोन की गंभीर बीमारी के कारण मुझे कुछ समय के लिए विला में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी इतनी जिद्दी होकर लंबी चल रही है। कृपया बताएं, मुझे अब आगे क्या करना चाहिए? फिजिशियन थम जाता है, लिखता नहीं। डैन भौहें चढ़ाकर बोलता है, क्या हुआ? लिख क्यों नहीं रहा? फिजिशियन हकलाते हुए बोलता है, सर, आप क्या बस उतना ही कह पाता है कि अचानक एक लकड़ी की छड़ी बिजली की तरह उड़कर उसकी गर्दन पर लगती है। वो दीवार से जा टकराता है, गर्दन को छूता है तो वहां खून निकल रहा होता है। डैन की आंखें अब पूरी तरह ठंडी हो जाती है। वो गंभीर होकर बोलता है, बूढ़े आदमी, मैं अब वो पुराना ली जिन इयोन नहीं हूं। फिजिशियन डर के मारे कांपता है और बोलता है, सर, आप कहना क्या चाहते हैं? फिर डैन बोलता है, सबसे पहले ड्रैगन फीनिक्स सूप। स्वस्थ लोगों के लिए यह टॉनिक हो सकता है, पर मेरे जैसे बीमार के लिए यह जहर के बराबर है। तुम एक चिकित्सक ये बात जानते ही हो। क्या तुम सच में सोचते थे कि मुझे पता नहीं चलेगा जब तुमने चुपके से मेरी नब्ज जांची थी, जब मैं मरा ही नहीं था? और सबसे जरूरी, तुमने मेरी हत्या करने की मंशा भी छिपाई नहीं। तुम साफ दिख रहे हो कि अकेले काम नहीं कर रहे हो। उस आदमी का नाम लिखो जिसने तुम्हें वो हुक्म दिया। तभी चिकित्सक बोलता है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं सर? मैं जैसे नेक आदमी पर ऐसा शक कैसे कर सकते हैं? बूढ़ा तो मास्क एक्ट कर रहा होता है। फिर चिकित्सक एक दुष्ट मुस्कान देता है और बोलता है, यहां तक कि तुम जैसे बदमाश में भी कुछ शर्मे नाफ्स होती है, हाँ? फिर डैन बोलता है, तुमने आखिरकार अपना असली रंग दिखा दिया। फिर वो चिकित्सक बोलता है, मैं बस चाहता था कि तुम गरिमा के साथ निकल जाओ। कितनी मूर्खता थी ये। और फिर वो पीछे देखकर सोचता है, अब और कोई रास्ता नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं सारे नौकरों को मार डालूंगा और उन्हें चुप करा दूंगा। तभी एक सुई धीरे धीरे निकलने लगती है और वो बोलता है, ए सर। जैसे ही बात खत्म होती है, डैन अचानक आकर उसे सर पर मार देता है, सीधा गिर जाता है। फिर डैन बोलता है, मेरी बात के बीच में ध्यान मत भटकाना। फिर वो सोचता है कि मैं इस कदर दर्द में हूं वाकई। कितना दयनीय बदन है ये। मुझे जल्दी अपनी ताकत वापस पाना होगी। एक बार ऐसा हुआ तो चाहे इस पूरे यून्हा व्यापारी समूह का दिमाग रहित शायर ही क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं ग्रुप में लौटूंगा, मुझे गोंगसुन म्योंग की तहकीकात करनी होगी। तभी उसका सिर दर्द करता है। आवाज आती है। कई सारी यादें फ्लैश की तरह दिखाई देती हैं। वो देखकर डैन बोलता है, क्या ये ली जिन इयोन की यादें हैं? तो मामला यही था। ली जिन इयोन, अमीर इन्हा व्यापारी समूह का बड़ा बेटा, न तो अपने दूसरे भाई जितना होशियार था, न ही तीसरे भाई जितना मजबूत। बस एक कमतर बड़ा बेटा। उसने अपनी कमियों की भरपाई पैसों से करने की कोशिश की, पर अंततः भोग विलास में डूब गया। जब उसने अपनी गलतियों का एहसास किया और वापसी की कोशिश की, तब बहुत देर हो चुकी थी। स्वास्थ्य की उपेक्षा के कारण उसे इस विला में भेज दिया गया। अगर ये यादें सही है तो उसका मुख्य कबीला इस निर्वासन के ठिकाने की परवाह नहीं करेगा। शुरुआत में समस्या ये थी कि इस शरीर के साथ मैं अपनी पिछली जिंदगी की यादें लेकर नहीं आया था, पर अब मैं आखिरकार मार्शल आर्ट्स पर ध्यान दे सकता हूं। फिर भी ये सोचकर कि उसने इतना प्रतिभाशाली शरीर बर्बाद कर दिया, मेरी पिछली जिंदगी का ज्ञान और कुछ दुर्लभ अमृतों के साथ मैं बहुत जल्दी ऊंचा स्तर पा सकता हूं। रुको एक सेकंड। फिर वो देखता है, अमृत? मेरे पास तो सिर्फ पैसा है, ऐसा कुछ नहीं जो मैं खरीद न सकूं, है ना? फिर दिखाया जाता है कि वो चिकित्सक मर चुका होता है। उसे देखकर डैन बोलता है, ओह, चलो इसे दफन कर दे। सीन शिफ्ट 1 साल बाद। नौकर सफाई कर रहे होते हैं। कोई आता है और कहता है,
हेलो, मेरे पास यंग मास्टर ली जिनॉन के लिए एक खत है। उसे कहां ढूंढूं? स्क्रीन पर लिखा आता है ऊन्हा मर्चेंट ग्रुप की गार्ड स्क्वाड मॉक एनसीऑप। तभी एक नौकर बोलता है, ओह, वो तो वहां है। जैसे ही उसकी निगाह जाती है, वो चौंक जाता है और कहता है, वो यंग मास्टर ली जिनॉन। तो दोस्तों, आखिर क्या होगा जब डैन अपनी असली ताकत वापस पाएगा? और कौन है वो जो पर्दे के पीछे से सारी चालें चल रहा है? जानने के लिए बने रहो अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में।